माइसेल्फ निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइफ। आज मैं आपको 11th क्लास के टर्म 2 का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज टेम्परेचर एंड हीट। सो व्हाट इज हीट? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी जो बहती हुई एनर्जी है उसको हम हीट कह रहे हैं। और हीट क्यों बह रही है? क्योंकि हीट जो होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बहती है। जबकि स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी, जो कि बॉडी के टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होती है। तो हीट अभी बात करें तो हीट क्या है? एनर्जी इन ट्रांजिट विच फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू द लोअर टेम्परेचर। तो इस स्लाइड में आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप नोट कर लें। तो मेरी तरफ से इतनी ही बात है, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। तो हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। अब हीट के बाद आता है नंबर किसका? अब हम सीखेंगे टेम्परेचर के बारे में। व्हाट इज द टेम्परेचर? What is temperature? Temperature is a physical quantity which measures the degree of hotness or the coldness of a body. तो टेम्परेचर ये बताता है कि कोई बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, क्योंकि एब्सोल्युटली कोई भी चीज गर्म या ठंडी नहीं है। गर्म या ठंडा होना एक रिलेटिव नोशन है। मान लीजिए कोई बॉडी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो हम उसको गर्म नहीं कह सकते, क्योंकि वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बॉडी किसी 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ठंडी है, जबकि वही 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बॉडी किसी 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में गर्म है। तो इट्स जस्ट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, पर ये कभी भी एब्सोल्युटली हॉट या कोल्ड नहीं है। टेम्परेचर क्या है? इट इज द थर्मल कंडीशन ऑफ अ बॉडी which determines the ability to transfer heat to the other bodies. Other bodies का मतलब कि यदि वो अदर बॉडीज दी गई बॉडी के रिस्पेक्ट में लेसर टेम्परेचर की है तो हमारी इस बॉडी से उधर हीट फ्लो हो जाएगी, और यदि उल्टा है तो फिर हमारी बॉडी उस गर्म बॉडी से हीट को एब्सॉर्ब करेगी। अब हम बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम की, यानी हम इसकी बात करने रहे हैं किसकी? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब कभी भी दो बॉडीज सेम टेम्परेचर में होती हैं तो दे आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, एंड द टेम्परेचर इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक नहीं। माइक्रोस्कोपिक के टर्म में तो फिर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अभी तो हम इसको मोटा मोटा बाहर से ही देखकर कि भाई मेजर कर लेते हैं। तो टेम्परेचर इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। तो जैसे यहाँ पर एक पेशेंट, एक चाइल्ड को बताया गया कि मान लीजिए उसको फीवर आ गया है, तो हम उसको बाहर से टच करके पता कर रहे हैं। इंटरनल रीजन तो कुछ और हो सकते हैं, भाई गर्मी उसको बुखार क्यों आया, तो जस्ट बाहर से टच करके हम उसको पता कर रहे हैं। अब इसका टेम्परेचर पता करने के लिए मान लीजिए हमने कोई थर्मामीटर लगाया इसके टंग पर, तो थर्मामीटर ऑब्वियसली इनिशियली बॉडी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लेसर टेम्परेचर पर होगा, तो वो पहले ज्यादा हीट लेगा। कौन? थर्मामीटर। फिर टाइम आ जाएगा, यदि 4-5 मिनट तक हम रखेंगे थर्मामीटर को, तो थर्मामीटर और उस पेशेंट या इस चाइल्ड के टंग के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी कि तब ये जो टंग का टेम्परेचर है और थर्मामीटर का टेम्परेचर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसी को थर्मल इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, और वही हम चाहते हैं कि भाई तभी जाकर हमको उस पेशेंट का टेम्परेचर पता चलेगा। टेम्परेचर इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि टेम्परेचर लेना आपको किसी भी डायरेक्शन से ले लीजिए तो उससे उसके मेजरमेंट में फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पर, कि भाई टेम्परेचर को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर अब आप देखिए। The science of temperature and its measurement is called as thermometry,
और जो इंस्ट्रूमेंट इस टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है वो थर्मामीटर कहलाता है। थर्मो मीन्स हीट एंड द मीटर मीन्स मेजरिंग डिवाइस। तो साइंस की वो ब्रांच जो टेम्परेचर और उसका मेजरमेंट करती है दैट इज नोन एज थर्मोमीट्री। अब डिफरेंट डिफरेंट स्केल होंगे, सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, उन सब के बारे में हम जानेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे तो 37 डिग्री होता है, जबकि फॉरेनहाइट स्केल पर 98.4 डिग्री जैसा होता है। तो टेम्परेचर को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। ये पहले भी आपको बता चुका। अब थर्मामीटर के जो टाइप्स होंगे उसमें सबसे पहला ले रहे हैं हम लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। तो जनरली मरकरी वाला थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा। तो लिक्विड मरकरी भर दिया जाता है, एक ग्लास की ट्यूब सी होती है, उसके अंदर एक पतली सी कैपिलरी जैसी ट्यूब के अंदर लिक्विड मरकरी भर दिया जाता है। जैसे ही पेशेंट की टंग पर रखेंगे तो ड्यू टू टेम्परेचर उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो वो उस पतली सी कैपिलरी में आगे बढ़ता है और वो इसके लिए कैलिब्रेटेड होता है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई इसको पेशेंट को कितना फीवर है। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम हो जाता है, और चेंज इन वॉल्यूम के चलते एक्सपेंशन होकर वो उस पतली सी ग्लास ट्यूब के अंदर फैल जाता है, और जितना आगे फैल जाएगा उतना हम उसको वहां पे रीड कर लेते हैं। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए, उसमें सब चक्कर होता ही नहीं, पर 40-50 रुपए सस्ता ऑप्शन देखना है तो मरकरी ग्लास थर्मामीटर भर दिया जाता है। अगला क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। अब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका प्रिंसिपल ये हो गया, यदि V को कांस्टेंट रखिएगा तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है इट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन प्रेशर, और इनडायरेक्टली हम चेंज इन प्रेशर को मेजर करके चेंज इन टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। एक और टाइप है रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर में क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बदलेगा रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल का रेजिस्टेंस या इवन उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। तो यदि हम इस बदलते हुए टेम्परेचर से जो रेजिस्टेंस बदल रहा है उसको किसी सेल से जोड़ दें तो हम बदलती हुई करंट से इनडायरेक्टली टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो थर्ड वाले का प्रिंसिपल वही है कि चेंज इन टेम्परेचर इज प्रोड्यूसिंग चेंज इन रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस बदल रहा है तो सर्किट का करंट भी बदलेगी। तो जैसे ही करंट बदलेगी हम मीटर के थ्रू उसको कैलिब्रेट कर लेंगे कि कितने वैल्यू ऑफ करंट पर कितना टेम्परेचर होगा। अब हम बात करेंगे स्केल्स की। ये यहां पर तीनों आ चुके, ये इंपॉर्टेंट है, इनको सीखना। तो स्केल में सबसे पहले तो है सेल्सियस स्केल, फिर है आपका फारेनहाइट स्केल, और फिर है आपका केल्विन स्केल। तो तीनों स्केल ये सब आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी डिस्कस्ड है। तो पहले तो इनको याद कर लें, स्केल सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन। अब किसी भी स्केल को बनाते वक्त दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक तो होता है इसका लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट कौन सा है, आइस पॉइंट, ठीक है जी। और एक होता है अपर फिक्स पॉइंट विच इज व्हाट, स्टीम पॉइंट, यानी जहां पर पानी जो है वो बॉईल करना शुरू करता है। और सारी बातें हम किसके लिए कर रहे हैं, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम कोई भी स्केल बनाएंगे तो सबसे पहले दो पॉइंट उसके फिक्स कर देंगे, एक लोअर फिक्स पॉइंट और एक अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट जो होगा वो आइस पॉइंट के बराबर होगा, अपर फिक्स पॉइंट जो होगा वो स्टीम पॉइंट के बराबर होगा। तो सबसे पहले सेल्सियस स्केल की बात करते हैं। तो सेल्सियस स्केल में जो आइस पॉइंट है वो आपका कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस स्केल में जो आइस पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि फारेनहाइट स्केल में वही आइस पॉइंट आपका कितना होगा, 32 डिग्री फारेनहाइट।
तो फारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री पर बर्फ पानी के अंदर बदलने लगेगी। अब बात करें नंबर ऑफ डिवीजन की, तो सेल्सियस स्केल में 100 डिवीजन होंगे, यानी आइस पॉइंट 0 से दिखाया जाएगा और स्टीम पॉइंट 100 से दिखाया जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना था? 100 माइनस 0 यानी 100। वही जबकि इस फारेनहाइट स्केल जिसको हम कैपिटल एफ से दिखा रहे हैं, उसमें क्या होगा? 212 माइनस 32, क्योंकि ये 32 बन जाएगा आइस पॉइंट या लोअर फिक्स पॉइंट, और 212 क्या बन जाएगा? अपर फिक्स पॉइंट या फिर स्टीम पॉइंट। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको उसमें कितने डिवीजन मिलेंगे? 180। इस सबको ठीक से आप नोट करें। तो C4 किस लिए बता रहे हैं? सेल्सियस स्केल के लिए, और डिग्री सेंटीग्रेड है, F बता रहा है फारेनहाइट स्केल के लिए। तो आइस पॉइंट सेल्सियस स्केल का 0 डिग्री है, फारेनहाइट स्केल का 32 डिग्री है। नंबर ऑफ डिवीजन ये सेल्सियस स्केल के रहे, ये आपके सेल्सियस स्केल के रहे, और ये आपके फारेनहाइट स्केल के रहे। तो फारेनहाइट स्केल में 180 होते हैं, 180 डिवीजन होते हैं, यानी फारेनहाइट स्केल के कोई से भी 2 मार्क ज्यादा एक्यूरेसी देंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा डिवीजन है। डिवीजन बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं स्टीम पॉइंट की, है ना। स्टीम पॉइंट की जब बात करेंगे तो उसमें दोनों स्केल ले रहे हैं, तो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल की बात कर रहे हैं, पिछले वीडियो में भी था। तो स्टीम पॉइंट सेल्सियस स्केल पे होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फारेनहाइट स्केल पे कितना होगा? 212 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से ये अपर फिक्स पॉइंट हो गया, और जो आइस पॉइंट था अभी जस्ट पिछले वाले पेज पर, वो आपका लोअर फिक्स पॉइंट हो गया। मर्करी क्यों यूज करते थर्मामीटर में? हमें इजीली एक्सपेंड हो जाता है। अब मैं आपको आगे की तरफ ले जाता हूं। तो कंटिन्यूटी में अपन आ रहे हैं लेक्चर 2 पे। तो हम कुछ क्वेश्चन वगैरह इसके देखेंगे, दोनों तरह के इसके। ये आइडियल गैस इक्वेशन है इसी, P इक्वल टू nRT, जहां पे नंबर ऑफ मोल और R जो होता है वो आपके कांस्टेंट होता है। हाँ, अब ये बता देखिए आप, ये आपके मुंह से ही आया है। तो केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को यहां पर ड्रॉ किया गया है। वाई एक्सिस पर क्या लिया गया? प्रेशर, और एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया? टेम्परेचर। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है, तो पीवी इक्वल टू nRT इक्वेशन, जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको हटा दो, नंबर ऑफ मोल और R तो ऐसे ही कांस्टेंट, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? P प्रोपोर्शनल टू T या P/T इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप भी जानते हो जब इस तरह से कोई एक क्वांटिटी या वर्टिकल क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी, तो आपका क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है जी। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो स्ट्रेट लाइन आप जरा यहां पर देखिए, इस तरह की कोई लाइन बनेगी। ये -200 इस जगह पर दिखाया है, इस जगह पर, और ये यहां पर कट कर रहा है, वो आपका है -273.15। तो ये आपका क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो। क्योंकि केल्विन स्केल जो होता है वो 0 केल्विन से शुरू होता है, तो इसके लिए जो आइस पॉइंट होता है वो आपका 0 केल्विन पर होता है। दूसरी गैस ले ली, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो दूसरी गैस को जब भरेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मोल उस वॉल्यूम के अंदर डिफरेंट होंगे, या उसका मास डिफरेंट होगा, इसलिए इसका स्लोप भी डिफरेंट होगा। तो गैस ए, गैस बी और गैस सी के आपके इस तरह से 3 अलग अलग लाइन दिखाई गई हैं, क्योंकि उनके लिए नंबर ऑफ मोल उस कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर अलग अलग आ जाएंगे। अब हम आते हैं तीनों स्केल के कंपैरिजन पर। तो ये बहुत काम का है। तो
तीनों स्केल के लिए जो रेशियो है, किस चीज का रेशियो, कि उस पर्टिकुलर स्केल पर टेम्परेचर, पहले मैं सब ये हटा दूं, जैसे सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर हमने टीसी से दिखाया, कई बुक्स में इसको सिर्फ सी से भी दिखा देगा, तो अभी तो टी से भी दिखा रहा था, सिर्फ सी से भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ केल्विन स्केल पर टी के दिखाया है, तो सिर्फ इसको के से भी दिखाया जा सकता है। ये टीएफ से दिखाया, आप इसको सिर्फ एफ से भी दिखा सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर रीडिंग ऑन द फारेनहाइट स्केल, -32 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपका क्या होगा, लोअर फिक्स पॉइंट, और ये नीचे सब में एक सा पैटर्न होगा, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो सब जगह यही कहानी है। तो किसी भी स्केल पर अननोन रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट या आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर देखो लिख रखा है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी स्केल की अननोन टेम्परेचर ऑन द स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। आइस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, अपर फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये जो रेशियो होता है वो किसी भी स्केल के लिए कांस्टेंट रहता है। केल्विन स्केल में ये आपका लोअर फिक्स पॉइंट आपका ये हो गया, और अपर माइनस लोअर ही वाला हो गया। यहीं पर हम इसको जब सॉल्व कर लेते 212 माइनस 32 आपको कितना होता है 180, इसमें इसको माइनस किया 100, और वो आपका कितना हो गया 100 माइनस 0 इक्वल टू 100। यदि चेंज के रेस्पेक्ट में अपन इसको देखें तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, del c बाई 100 इक्वल टू del k डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू del f बाय 180। यानी जब कभी भी चेंज इन टेम्परेचर इन पर्टिकुलर स्केल को कन्वर्ट करना हो तो उस तरह का काफी होता है, यानी उस केस में हमको सिर्फ डेनोमिनेटर याद रखनी चाहिए, अपर का नहीं पड़ती। तो ये तो एब्सोल्यूट टर्म में है, और यदि चेंज में याद करना हो तो आप इसको इस तरह से कर लीजिए। अब यहां पर दे रखा है तीनों तरह के स्केल का कंपैरिजन। तो सबसे ऊपर दे रखा है वाटर बॉयल्स। तो फाइनल स्केल पे 212 में वाटर बॉयल होता है, दैट इज अपर फिक्स पॉइंट। सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और केल्विन पर वहां पर कितना होता है 373.15। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल पे 98.6 जैसा, सेल्सियस स्केल पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन पर कितना है 310.15। उसके बाद है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट फारेनहाइट स्केल पे 32 डिग्री फारेनहाइट, सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन पर 273.15। तो ये इन सब का कंपैरिजन। एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो वेयर एवरीथिंग सीजेस, जो थ्योरेटिकली डिफाइंड है, मेजर करना तो असंभव है, क्योंकि मेजर करने के लिए भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन या किसी का मूवमेंट चाहिए, वो एब्सोल्यूट जीरो पे रुक जाता है। तो एब्सोल्यूट जीरो फारेनहाइट स्केल पे -459.6, सेल्सियस स्केल पे -273.15, और केल्विन स्केल पे तो 0 केल्विन है इसी आपका। अब हम आपको से कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं, और ये लास्ट में तो एक समरी भी है। तो सेल्सियस स्केल पर लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री पर है, अपर फिक्स पॉइंट 100 पर है, तो 100 में 0 करेंगे तो ये 100 डिवीजन आ गए। सिमिलरली इसमें 180 डिवीजन आ गए, केल्विन में 100 डिवीजन आ गए। बेटर ये रहेगा यदि एक्यूरेसी की बात करें, क्योंकि इसके दो डिवीजन के बीच का जो अंतर होता है वो छोटा होता है, तो जब भी छोटा अंतर होता है तो आपको ज्यादा अच्छी रीडिंग मिलती है। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करा दे रहा हूं इसके।
ये क्वेश्चन जरा देखिए, इसको ये मैं लार्ज कर दे रहा हूं। The temperature on the Celsius scale whose value is half the absolute reading. तो हमको सेल्सियस स्केल पे वो टेम्परेचर पता करना है जिसकी वैल्यू जो है हाफ ऑफ द एब्सोल्यूट रीडिंग के बराबर होगी। एब्सोल्यूट स्केल या जो केल्विन स्केल होता है उसके बाद चलती है। तो जरा देखिए, केल्विन स्केल या जो एब्सोल्यूट स्केल है उसका आधी के बराबर, तो Q/2, और ये उसने पूछा। तो द टेम्परेचर ऑफ द सेल्सियस स्केल whose value is half the absolute reading। एब्सोल्यूट रीडिंग का मतलब वो केल्विन स्केल की बात वो कर रहा है। तो सेल्सियस स्केल और केल्विन में क्या रिलेशन है, ये भी थोड़ी देर पहले देख के आए। और यहां से C की वैल्यू K/2 है, पर आपको निकालना क्या है, C की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, K का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो K का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कितना रहा है, K बराबर 2C। तो K बराबर 2C उठा के यहां पर रख दें। तो जैसे ही 2C को रख देंगे 100 से 100 कट जाएगा। इक्वेशन को जल्दी मैनिपुलेट करिए, कैलकुलेट करिए, और जरा देखिए C की वैल्यू कितनी आएगी, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन में बात फिर से लगा के देख लीजिए। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। A difference of temperature of 45 degree centigrade is equivalent to a difference of how much। तो मैंने डिफरेंस वाले फॉर्मूले आपको बताए थे। तो डिफरेंस वाले फॉर्मूले में थोड़ी देर पहले देख लीजिए कि डेल सी, मैंने आपको लिखा था डेल सी बाय 100 इक्वल टू डेल एफ बाय 180। तो ये उसी को मॉडिफाई कर रखा है हमने। तो 20 से हमने काटा था, 20 25 का 100, 29 या 180। ठीक है जी। तो जब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेल्सियस स्केल पर ये 45 रखते हैं। अब वो आपसे फॉरेनहाइट स्केल में पूछ रहा है डेल एफ, तो डेल एफ आपसे पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, 9 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 का 45, 9 9 का 81। तो डिफरेंस वाले फॉर्मूलों का अलग कहानी है और एब्सोल्यूट वालों की अलग कहानी है। तो ये था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आज का लेक्चर, जिसमें हमने टेम्परेचर स्केल तक कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन और वाटर का जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाईएस्ट डेंसिटी होती है उस तरह के एनोलमस एक्सपेंशन की बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय सेल्फ विश्राम फ्रॉम कॉन्सेप्ट।